हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग की एक अन्य टेक्निक जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR। ये भी एक टेक्निक है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का। कोई मशीन खरीदनी है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो कौन सा ऑप्शन, अगर कई ऑप्शन है हमारे पास, तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है, तो उसमें हम ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की मदद से हम प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करते हैं। पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या माना जाता है, इसको हम देख लेते हैं। इसके डिफरेंट नाम भी हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। देखिए, इसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो कह सकते हैं, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं, यील्ड मेथड कह सकते हैं, प्रोजेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड या ट्रायल एंड एरर यील्ड मेथड। तो ये इट इज एम्प्लॉयड व्हेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द एनुअल कैश फ्लोज आर नोन while the unknown rate of earning is to be ascertained। यानी कि हम कहाँ पर लगाते हैं इस मेथड को, जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी पता है और कितना एनुअल कैश इनफ्लो होगा, प्रति वर्ष कितना कैश हमारे पास आएगा वो भी हमें पता है, तो कितना रेट ऑफ अर्निंग होगी वो हम इस मेथड से पता लगाते हैं। मीनिंग इसका समझेंगे पहले हम। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ कैपिटल बजटिंग कैलकुलेशन for deciding which projects or investments under consideration are investment worthy and ranking them। यानी कि एक टेक्निक है, हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, और फिर कई ऑप्शन अगर हमारे पास हैं तो उनको हम रैंक दे सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, डिपेंडिंग अपॉन द अर्निंग्स और डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न। तो IRR क्या हो गया? इट इज अ डिस्काउंट रेट फॉर विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 0। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पे जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा है और एनुअल कैश फ्लो जो हो रहे हैं वो दोनों बराबर आ जाते हैं। यानी कि ऐसा रेट ऑफ रिटर्न कि अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए तक जो कैश इनफ्लो होगा वो मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी। ऐसा रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए कि जो हमारी प्रेजेंट जो अर्निंग्स होंगी, प्रेजेंट वैल्यू जो अर्निंग्स की होंगी और जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं। तो द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मैच विल बी कंसिडर्ड एज द आइडियल रेट ऑफ रिटर्न। तो वो रेट ऑफ रिटर्न अच्छा माना जाएगा। A project that can achieve this is a profitable project। या in other words हम कह सकते हैं at this rate the cash outflows and the present value of cash inflows are equal, making the project attractive। यानी कि जो पैसा जा रहा है उसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, और जो पैसा आएगा डिफरेंट ईयर्स में आएगा, अलग अलग वर्षों में आएगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। उस रेट ऑफ रिटर्न को हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आगे देखते हैं। इफ द सेम कॉस्ट अप्लाई टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देन द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट IRR विल बी सिलेक्टेड। जिसका IRR रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। If an organization needs to choose between multiple investment options wherein the cost of investment remains constant, then IRR will be used to rank the projects and select the most profitable ones। Ideally the IRR higher than the cost of capital is selected। यानी कि जो cost of capital आ रही है, हमारी cost of capital आ रही है 10% और internal rate of return यानी कि rate of return हमें मिलेगा 12%, तो वो प्रोजेक्ट अच्छा माना जाता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। IRR या डिस्काउंट रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटलेज एंड इनफ्लोज आर इक्वल इज फाउंड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो क्या टेक्निक्स होंगी? देखिए यहाँ पे दो मेथड्स हमें देखने हैं, दो हेड्स में हम सीखेंगे। पहला है ए पॉइंट, देखिए लिखा हुआ है व्हेन कैश इनफ्लोज आर यूनिफॉर्म ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। कि अगर मान लीजिए 10 वर्ष का प्रोजेक्ट है हमारा और प्रति वर्ष 1-1 लाख रुपए हमारे पास आएगा, यानी कि 10 वर्षों तक 1-1 लाख रुपए हमें मिलेगा,
तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म, एक जैसा रिटर्न हमें मिल रहा है, कैश इनफ्लोज रेगुलर हैं, एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म हैं, तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर दूसरे ऑप्शन में सीखेंगे अगर रिटर्न अलग अलग मिलता है प्रति वर्ष तो तब उसका देखेंगे। तो पहले हम उसका की कैलकुलेशन देखते हैं, जब कैश इनफ्लो जो है, जो पैसा आएगा वो प्रति वर्ष एक बराबर आएगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहाँ पे हम पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, क्योंकि प्रतिवर्ष एक जैसा मिलेगा, एनुअल कैश इनफ्लो वैल्यू निकालेंगे। जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको हम एक टेबल में देखेंगे। देखिए क्या लिख रहा है, लुक एट द प्रेजेंट वैल्यू टेबल ऑफ ₹1 रिसीव्ड एनुअली। ये टेबल का नाम है टेबल, प्रेजेंट वैल्यू टेबल ऑफ ₹1 रिसीव्ड एनुअली फॉर n ईयर्स। n ईयर्स मींस कितने भी ईयर्स हो सकते हैं। एंड पिक आउट द लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स करस्पॉन्डिंग टू द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष की लाइन में देखेंगे, और जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया है उसको देखेंगे कि वो 10 वर्ष है मान लीजिए, तो 10 वर्ष में वो कहां पर आएगा वो वैल्यू, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न लिखा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मूव अक्रॉस द लाइन, उस लाइन पे चलते रहेंगे जब तक जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो मिल नहीं जाती है हमें, और जो मिल जाएगी तो जो ऊपर उसके परसेंटेज दिया होगा वही हमारा IIR माना जाएगा। अभी हम देख लेते हैं, देखिए टेबल दी गई है। मान लीजिए हम 5 वर्ष का क्वेश्चन कर रहे हैं, और 5 वर्ष में हमें जो प्रेजेंट वैल्यू हमने फैक्टर जो फॉर्मूला लगाया था उसमें 3.2 वैल्यू आ रही है मान लीजिए। तो 5 वर्ष में हमने देखा, ये देखें आप 5 वर्ष की लाइन में देखेंगे, ईयर्स में पहली लाइन में 5 वर्ष लिख रहा है, और उसकी लाइन में जाएंगे कि हमें 3.2 ढूंढना है। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, 3.2 ढूंढेंगे, कहाँ आएगा कहाँ आएगा, ये आया 3.2, 16%। ऊपर देखेंगे आप तो 16% लिख रहा होगा, 16% लिख रहा है। तो ये 3.2 जो आ गया वो ऊपर है 16% पर, तो ये 16% हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये टेबल बताती है कि ₹1 को अगर हम इन्वेस्ट करें, कुछ ईयर्स हैं और कितने प्रतिशत करें तो वो कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 वर्ष, 10 ईयर्स देखें, और ₹1 इन्वेस्ट करते हैं तो ₹5 कब हो जाएगा, 5.0, वो हो जाएगा आपका 15% के हिसाब से, कि अगर 15% मिलेगा रिटर्न तो 5 वर्ष में ₹1 वो ₹5 बन जाएगा। तो ये रिसीव्ड एनुअली, ये टेबल बताती है कि ₹1 मिले तो वो 5 वर्ष तक दुगना हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू है ₹1 ₹5 बन जाएंगे 15% के हिसाब से। तो जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई, हमारी वैल्यू आई। कभी कभी ऐसा होगा कि वो उस लाइन में ना आ रही हो। देखिए वापस देखते हैं, अब हमने देखिए 5 वर्ष पे देख रहे थे, हमारी वैल्यू इसमें ना पा रही हो, 3.5 देखना, मान लीजिए 5 वर्ष में 3.5 आई, तो 5 वर्ष चले, 5 वर्ष पहली लाइन में दे रखा है 5 ईयर्स, इसमें चले हमें देखना है 3.5, तो 3.5 नहीं मिल रहा हमें। तो देखिए यहाँ पे 3.6 है और इधर है 3.4, तो 3.5 तो बीच में हो गया, यानी कि जो आंसर आना चाहिए वो 12% इधर है और 14% इधर है। तो 12 और 14% के बीच में कहीं आंसर हमारा IRR आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो बिल्कुल आसपास आ रही है तो वही वैल्यू मान लेंगे, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो एक्चुअल IRR कैन बी इंटरपोलेटेड एज फॉलोज। हम ऐसे वैल्यू निकालेंगे, ये फॉर्मूला दे रखा है, R इक्वल टू R मीन जो हमें IRR निकालना है, R1 प्लस V1 माइनस V डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में है R2 माइनस R1। R1 का ये मतलब भी लिख रखा है, R1 है जो लोअर रेट ऑफ रिटर्न था, जो हमने दो वैल्यू देखी, मान लीजिए हमारा 14 या 12 या 14% आ रहा है, तो R1 हो गया छोटा वाला 12%, R2 हो गया ज्यादा वाली वैल्यू परसेंटेज, V1 आ गया जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोअर रेट रिटर्न पे दे रखी है, और V2 हो गया जो हायर रिटर्न पे जो वैल्यू दे रखी है, और V जो है जो हमारी हमें कैलकुलेट करनी है, जिस वैल्यू हमारी जो निकल कर आई थी। तो जब क्वेश्चन करेंगे तब ये आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। अभी आप इस फॉर्मूले को नोट करके रख लीजिए, फिर जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो इसकी हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे तो R की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। When cash inflows are not uniform over the life of the project,
यानी कि अब देखिए कोई बिजनेस होता है तो हर साल जो कैश मिलता है हमें या जो प्रॉफिट होता है वो एक जैसा तो होता नहीं है। किसी वर्ष 1 लाख मिल गया, किसी वर्ष 1.5 मिल गया, कभी 80,000 रह गया, कभी 50,000 रह गया। तो अगर एक जैसा नहीं है तब हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए द कैलकुलेशन ऑफ द IRR इन सच अ केस इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड इज असर्टेन बाय ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कि बार बार हम करेंगे, पहले एक परसेंटेज से कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, फिर दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे और आसपास हमारा आंसर फिर आ जाएगा। तो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग IRR विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज with the present value of investment outlays, the cash inflows are discounted by a number of trial rates। बार बार हम कोशिश करेंगे कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से मैच कर जाए, तो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हम चेक करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए फर्स्ट ट्रायल रेट में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पहले वही मेथड हम अपना यूज कर लेंगे, वही वाला पिछला मेथड जो हमारा था वही देखेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट याद होगा आपको, शुरू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। तो यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो की जगह पे हम एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो लिख लेंगे कि जितने वर्षों का 10 वर्ष है तो 10 वर्ष की जो कैश इनफ्लो होगा उसको 10 से भाग कर देंगे, सबको जोड़कर 10 से डिवाइड कर दीजिए तो वो एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो हम एवरेज से डिवाइड कर देंगे, एनुअल कैश फ्लो की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो। अब if the present value of cash inflows of several years is equal to the total present value of cash outflows, then the above first trial rate is known as IRR। अगर उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को एग्जैक्ट अगर हमें मिल जाता है तो वही आरआर हो जाएगा। लेकिन when the total present value of the cash inflows is greater or less than the total present value of cash outflows, then the second trial rate is determined। फिर हम कोई दूसरा रेट ऑफ रिटर्न आसपास का देखेंगे। कैसे देखेंगे, if the calculated present value of the expected cash inflows is lower, यानी कि जो हमने प्रेजेंट वैल्यू जो कैश इनफ्लो की निकाली हुई हैं वो अगर कम आ रही हैं कैश आउटफ्लो से, इन्वेस्टमेंट से, तो हम लोअर रेट पे ट्रायल करेंगे, मेथड अडॉप्ट करेंगे। अगर हायर रेट लिया जाएगा कब, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ज्यादा आ रही हैं कैश इन्वेस्टमेंट से। तो दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड अंटिल द नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स जीरो। जब तक नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो नहीं आ जाएगी तब तक हम ये ट्रायल एरर मेथड अलग अलग, कभी 10 से, कभी 12 से, कभी 11 से परसेंटेज के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये मेथड। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कुछ फायदे हैं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करा जाता है कि जो 10 वर्ष बाद हमें पैसे मिलेंगे उसकी आज की तारीख में कितनी वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी 1 लाख, 1 लाख रुपए 10 वर्ष बाद मिलेंगे तो उस समय उसकी 1 लाख रुपए वैल्यू नहीं होगी, महंगाई के हिसाब से हो सकता है उसकी 60,000 ही रह जाए या 50,000 ही वैल्यू रह जाए या 40,000 ही रह जाए। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, मोरओवर द हर्डल रेट इज नॉट कंपल्सरी फॉर IRR because companies can compare the IRRs of different projects to find out the most suitable investment। यहाँ पे कोई हर्डल रेट हमें नहीं देखना है कि भाई इतने रिटर्न रहेगा तो हमें एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और इस रिटर्न से कम आएगा तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आ जाती है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जीरो आ जाती है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। IRR may not provide an accurate estimate of cost as while calculating IRR। यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर नहीं करते, केवल हम रिटर्न देख रहे हैं, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि उससे ज़्यादा ही रिटर्न हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर कर दिया जाता है जो सही नहीं है, क्योंकि अगर कॉस्ट से कम आ रही है रिटर्न तो फिर हमें उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। When using IRR to compare multiple projects, it does not look at the size or scope of the project। क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स को हम देख रहे हैं तो हम केवल रिटर्न देख रहे हैं, हम प्रोजेक्ट के साइज को नहीं देख रहे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है कि कौन सा छोटा प्रोजेक्ट है, किसकी कैश इनफ्लोज बहुत ज्यादा है, किसकी कैश इनफ्लोज कम है, वो नहीं देख रहे, केवल हम रिटर्न वैल्यू देख रहे हैं। द एम ऑफ द IRR मेथड इज टू डिटरमाइन द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम द कैपिटल इंजेक्टेड। केवल हम ये एम हमारा यही है कि कैपिटल जो हम लगा रहे हैं उससे हमारी कितना रिटर्न मिल रहा है।
लेकिन हम बाकी जो कॉस्ट होती हैं, फ्यूल मेंटेनेंस की कॉस्ट है, वो सब वेरिएबल हो जाती है। हम तो रिटर्न तो देख रहे हैं कि 10 वर्ष तो क्या आएगा, लेकिन बहुत सारे वेरिएबल कॉस्ट भी होती है जो समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर का कैश इनफ्लो अफेक्ट कर सकता है, वो यहाँ पर कंसिडर नहीं करा जाता है। तो ये भी थोड़ा गलत माना जाता है। The biggest limitation of IRR is that it makes assumptions that future cash flows can be invested at the same internal rate of return. In reality, the number obtained by IRR can be quite high. ये भी लिमिटेशन मानी जाती है। मान लिया जाता है कि जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं वो उसी रेट पर हमें मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रेट रिटर्न बदलते रहते हैं। तो वो भी तरीका गलत है, क्योंकि हर वर्ष अलग अलग रिटर्न मिलता रहता है, हमें फिक्स तो एक जैसा नहीं मिलता है। इट रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस दैट आर क्वाइट लॉन्ग एंड टेडियस। थोड़ी कैलकुलेशन इसकी टफ है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट, ये जो मेथड है ये थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा समझने में आसान नहीं रहता है। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, जिससे कि ये कंसेप्ट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेंगे, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को दोबारा शुरू में देखेंगे, शुरू की ये पार्ट देखेंगे, तो आपको फिर और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर देखिए दे रखा है, प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल आउटले ऑफ ₹19,800, यानी कि 19,800 का एक प्रोजेक्ट है और इसकी इकोनॉमिक लाइफ 3 इयर्स है। 3 वर्ष तक ये प्रोजेक्ट चलेगा और आपको कैश इनफ्लो दे रखा है 3 वर्षों का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब IRR आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये भी कहा गया, इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द फर्म इज 20%, अगर 20% कॉस्ट आती है तो आप मैनेजमेंट को क्या एडवाइस देंगे कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करा जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले टोटल कैश इनफ्लोज देख लेते हैं, क्योंकि तीनों वर्ष में अलग अलग है हमारा, तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो देखिए टोटल कैश इनफ्लोज कितनी आ रही है, 11,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000। अगर हमें एवरेज लेना है तो ये एवरेज आ जाएगा आपका, एवरेज एनुअल कैश फ्लो। तो तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 30,000। तो एवरेज निकलेगा कितना, 30,000। कितने हैं ये वैल्यू, 3 हैं, तो आ गया आपका 10,000। ये आ गया हमारा 10,000 वैल्यू आ गई निकल कर। अब $10,000 आ गया। अब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज, क्योंकि हमने एवरेज निकाला है, एवरेज एनुअल कैश फ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 19,800 और एवरेज अभी हमने निकाला 10,000, तो ये वैल्यू आ गई 1.98। 1.98 को हम टेबल पर देखेंगे। आपको याद होगा एक टेबल हमने देखी थी, वहां पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हमें देखनी है, ठीक है। तो 1.98 ही वैल्यू आ रही है। 1.98 को अगर हम टेबल वैल्यू में देखेंगे, सी इट इन टेबल, तो वहां पर 1.93 ईयर्स में देखेंगे तो लगभग IRR आपका 24% निकल कर आएगा। 24% निकल कर आएगा। अभी मैं देखिए, मैं दिखा भी देता हूं आपको अभी। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 3 इयर्स पर आप 1.98 आया अभी हमारा। तो देखिए 1.98 ये रहा, दिख रहा है 1.98।
ये 1.98 आ रहा है, ये कितनी वैल्यू पर है? 24% पर। तो ये 24% पे वैल्यू दे रखी है आपको, तो 24% हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, क्योंकि लगभग देखिए 1.98 पूरा आ गया। अब अगर समस्या कब आती है? जब 1.99 आ रहा होता, तब समझ में आती कि 1.9899 है नहीं, तो ये इधर 2 है, ये 198 है, 1.99 पे जाना है, तब हमें फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 22 से 24 के बीच में आंसर आना चाहिए, लेकिन अभी हमारा 1.98 सही आ गया है, तो सीधा आंसर हो गया हमारा ये 24%। तो आई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में हो गया 24%। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए IRR हमारा आ रहा है कितना? 24%, जबकि हमारा ये ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्वेश्चन में कितनी दी गई है? क्वेश्चन में दिया गया है 20%। तो हमारी रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि हमारा रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, 20% ही है, तो हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए दे रखा है, इट इज प्रपोज्ड टू परचेज एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 26,000 की कॉस्ट है इक्विपमेंट की, विच विल कॉज एन एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर डिसबर्समेंट्स ऑफ 4,000 पर ईयर। 4,000 रुपए हमें मिलते रहेंगे फॉर 10 ईयर्स, आफ्टर विच द इक्विपमेंट विल हैव 0 सैलवेज वैल्यू। फिर वो 10 वर्षों बाद मशीन की वैल्यू, जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता ही है, यहां पर हमें दे रखा है पहले हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। तो इन्वेस्टमेंट है हमारा 26,000 और एनुअल कैश फ्लो हमारा है 4,000। तो ये वैल्यू हमारी 6.5 आ जाएगी। इसको हम V नाम देंगे, V, क्योंकि कैलकुलेशन में आगे चाहिएगा। अब 6.5 वैल्यू आई है। अब टेबल में अगर आप देखेंगे तो 10 इयर्स पर और 8% पे वैल्यू तो दे रखी होगी 6.710, और 10% पर है 6.144, यानी कि क्वेश्चन में 8% जो टेबल में देखेंगे तो 8% और 10% जो टेबल मैंने पीछे दिखाई थी उसमें आप देख सकते हैं 8% पे तो वैल्यू है 6.7, 10% पर है 6.1, अब हमारा आ रहा है 6.5, तो 6.1 और 6.7 के बीच में कहीं 6.5 आएगा, यानी कि जो आंसर है हमारा वो 8% और 10% के बीच में कहीं आएगा। तो उसके लिए हमें अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था तो सही आंसर हो जाता, लेकिन अब क्योंकि बीच में आ रहा है तो 8 और 10 के बीच में आंसर हमारा आना चाहिए, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला पता ही है आपको, R इक्वल टू R1 प्लस V1 माइनस V अपॉन V1 माइनस V2 और R2 माइनस R1, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। R1 है लोअर रेट यानी 8%, 8% के हिसाब से V1 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन आपको देखिए कॉपी करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखें ये हो गया लोअर रेट है, तो ये हो गया हमारा R1, देखिए यहां पे समझ लें R1 कितना हो गया 8, R2 हो गया 10% है, इसके साथ V1 हो गया 6.710 और V2 हो गया हमारा 6.144, जो R2 के 10 के साथ ये है, 8% के साथ ये है, और V हमने ये निकाल लिया। तो अब ये आपको ध्यान में रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, जिससे कि परेशानी ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा 8 तो R1 है ही। V1 हमारा अभी हमने कितना लिखा है 6.710 माइनस 6.5 जो हमने कैलकुलेट करा था, फिर माइनस करेंगे 6.710 माइनस V2 हमारा कितना है 6.144 और इसको R2 है 10, R1 है 8। इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 8 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 0.21 अपॉन 0.566 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो ये 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके 0.566 से डिवाइड कर देंगे तो 0.742 आ जाएगा। तो ये हो गया 8.742। तो ये हमारा परसेंटेज आंसर निकलकर आ गया। तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR हमारा निकलकर आ गया 8.742%, यानी 8 और 10 के बीच में कहीं आना था, तो 8.742 आंसर निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखेंगे एक इंजीनियर डिपार्टमेंट है जो सजेस्ट कर रहा है कि हमारे पास बजट है 1,05,600 का फॉर द नेसेसरी इक्विपमेंट। कोई इक्विपमेंट मशीन खरीदना चाहते हैं और उनके पास बजट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 1,05,600। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जब ये इक्विपमेंट आ जाएगा तो प्रेजेंट में जो खर्चे हो रहे हैं, देखिए दे रखा है लेबर का खर्चा, सुपरविजन का खर्चा, पावर खर्चा, वेस्ट का खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस, ये फैक्ट्री में होते रहते हैं। तो टोटल खर्चा आता है 169,440 रुपए। देखेंगे आप, ये इस समय खर्चा आता है। लेकिन जब ये इक्विपमेंट आ जाएगी, मशीन आ जाएगी आपके पास, तो प्रपोज्ड दे रखा है अगली लाइन में। प्रपोज्ड मतलब अब आगे खर्चा होगा सब मिला के 1,38,608 रुपए। सब में थोड़ी कमी आ गई है। तो हमें देखिए 169 से लेके 138, लगभग 20,000 के आसपास, 20-30 हजार के आसपास हमें बचत हो सकती है, 30,000 के आसपास। इक्विपमेंट की लाइफ 10,000 दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है। इनकम टैक्स, अब देखिए प्रॉफिट होता है तो हमें इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, तो वो भी ध्यान में रखना है। अभी हमसे कहा गया द प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव्ड, रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड्स 10%। अगर रिटर्न 10% से ज्यादा आता है तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और पे बैक पीरियड भी 6 वर्ष से ज्यादा ना हो। पे बैक पीरियड आपको याद होगा, मैं पहली वीडियो में सीखा था, याद ना आ रहा हो तो आप पिछली वीडियो पे बैक पीरियड वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है कि ये इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करा जाए या ना करा जाए। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए जिससे कि हम नेक्स्ट पेज पर जाएं। तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके रजिस्टर में होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हट जाएगा यहां से। तो पहले हम कैश एनुअल फ्लो निकाले थे, जो एनुअल कैश फ्लो है वो कैलकुलेट करेंगे अब हम। क्वेश्चन आपके पास देखिए होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए पहले बचत देखते हैं कितनी होगी। एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स, बचत कितनी होगी देखिए, आपके पास 169,440 रुपए पहला खर्चा होता था। मशीन आने के बाद खर्चा रह जाएगा 1,38,608 रुपए। तो आपको कितनी बचत हो गई, 30,832 रुपए की बचत हो गई। अब क्योंकि मशीन आती है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया जाता है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो अर्निंग कम हो जाएगी आपकी। डेप्रिसिएशन लगेगा, हमारी कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कितनी है 1,05,600, ये 10 वर्ष तक चलेगी, तो एक वर्ष का हो गया 10,560 रुपए। तो ये आपकी सेविंग्स आ गई
बिफोर टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स के बारे में भी कहा है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये बचेगा 20,272। अब हम अपना टैक्स माइनस कर देते हैं। टैक्स 50% कहा गया है, तो ये जो वैल्यू है इसका 50% निकाल लीजिए। 10,136 रुपए आधा कर दिया हमने। अब टैक्स भी माइनस कर देते हैं कि भाई गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, तो वैल्यू बचेगी आपके पास 10,160 रुपए। ये आपके पास सेविंग्स आ गई आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद। लेकिन ये पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एनुअल कैश फ्लो जो निकालते हैं उसमें हम डेप्रीशिएशन वापिस ऐड कर देते हैं, क्योंकि डेप्रीशिएशन हमारे पास ही रखा रहता है। तो जो डेप्रीशिएशन ऊपर ये लगाया था 10,560, ये वापिस ऐड कर लेते हैं, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20,696 रुपए। ये हमारी आ गई एनुअल कैश फ्लो या कैश इनफ्लो कह सकते हैं। 20,696 रुपए हमारी कैश इनफ्लो आ गई। अब हम अपने मेथड देख लेते हैं। एक तो पे बैक पीरियड पूछा है हमसे, और एक हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि कितने वर्ष में हमारा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा है 105600, और एनुअली हमें कितना बचत होगी 20,696। तो ये आ जाएगा आपका 5.1 ईयर्स। 5.1 ईयर्स में हमारा पैसा वापस आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर 6 वर्ष से कम में पैसा वापस आ जाए तो एक्सेप्ट कर लें। तो पे बैक पीरियड यानी कि हमारा 5 वर्ष कुछ महीने में ही पैसा वापस आ जाएगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट को पे बैक पीरियड के हिसाब से तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देख लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो 105600 डिवाइडेड बाई 20,696, तो यह जाएगा 5.102 वैल्यू आ गई। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारा निकल कर आ गया। अब इसको हमें टेबल वैल्यू में देखना है, जो मैंने आपको पहले बताया था। 5, क्योंकि 10 वर्ष का क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा, आप 5.102 को हमें अपनी टेबल वैल्यू में देखना है। तो हम टेबल देख लेते हैं पहले। मैंने शुरू में कॉपी करी थी ये देखिए टेबल वैल्यू 5.102 ध्यान रखिएगा 5.102 हमें देखना है 10 वर्ष में। ये देखिए यहाँ पे 10 वर्ष आ रहे हैं, इस लाइन में चलना है हमें, 5.102 तक चलना है। देखिए 5.102 ढूंढते रहिए, ये आया। ये दो वैल्यू आ रही है, देखिए आप 5.102 इन दोनों के बीच में है। 5.1 का मतलब 5.0 से ज्यादा, 5.2 से कम, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए। आप देखेंगे इस 5.2 के ऊपर तो वैल्यू है हमारी ये 14%, और 5.019 के पास है 15%, तो 5.1 दोनों के बीच में हो गया, यहाँ पे कहीं आना चाहिए। तो आंसर जो है वो 14 और 15% के बीच में कहीं आना चाहिए, यानी कि 14 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 15 से कम 14 से ज्यादा। पहले हम इन दोनों को आप कॉपी कर लीजिए। 14% पर है 5.216, 15% पर है 5.019, ये दोनों आप कॉपी कर लीजिए, जिससे कि हम आगे बढ़े तो आपके पास वो लिखा होना चाहिए। 10 वर्ष का क्वेश्चन है तो इसलिए 10 वर्ष की लाइन में हम देख रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में आंसर हमारा आना चाहिए, तो हम आगे बढ़ते हैं।
5.102 हमारा क्योंकि आया था। अब हमें समझ लीजिए, अब हमें किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्योंकि हमारा बीच में फंस रहा है ये 5.102 जो आ रहा है 5.102, ये हमारे किस किस के बीच में आ रहा है, 14% एंड 15% दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, R बराबर, फॉर्मूला भी आपको याद है, R1 प्लस V1 माइनस V1 माइनस V2, R2 माइनस R1। ठीक है, R1 लोअर रेट कितना है 14%, R2 है आपका 15%, इसके साथ वाला V1 हो गया, V1 हमारा कितना था 5.216 जो मैंने आपसे कही थी, कॉपी कर लीजिए। V2 है हम आपका 5.019 और V हमारा जो 5.102 जो हमें कैलकुलेट करा था वो, ये सब चीजें वैल्यू आ गई हैं। अब आप केवल इस फॉर्मूले में लगा दीजिए बस। तो इसमें लगाएंगे तो R1 है हमारा 14 प्लस V1 है आपका 5.216 माइनस 5.102 डिवाइडेड बाई 5.216 माइनस 5.019 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 14। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस सब की कैलकुलेशन, ये 14 तो है ही, 14 प्लस और इन सब की कैलकुलेशन कर लेंगे तो 0.58 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 5.58%, 14.58% हमारा आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अब रिटर्न अगर हमारा 10% से ज्यादा होगा तब हम एक्सेप्ट करेंगे, और पे बैक पीरियड 6 वर्ष से कम होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यानी कि इस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो प्रोजेक्ट कह लीजिए या इक्विपमेंट शुड बी परचेज्ड, इक्विपमेंट खरीद लेनी चाहिए बिकॉज पे बैक पीरियड is 5.1 years which is less than 6 years, 6 वर्ष से कम है जैसे क्वेश्चन में कहा गया था। ऑल्सो रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो है ज्यादा आ रहा है, एक्सीड्स 10%, 10% से ज्यादा है, तो इसलिए प्रोजेक्ट को परचेज कर लेना चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है द एबीसी लिमिटेड हैज एन अपॉर्चुनिटी, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक प्लांट खरीदना है जिसमें इनको रिटर्न मिलेगा 6,000 रुपए प्रति वर्ष आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि एनुअल कैश फ्लो 6,000 रुपए हो गया। द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो 21,000 रुपए इन्हें प्लांट के देने हैं और 4,158 उसका रिनोवेशन वगैरह होगा। तो टोटल मिला के इनका 25,158 रुपए का खर्चा हो जाएगा। डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के वो इस प्रोजेक्ट को में आगे बढ़ेंगे अगर रिटर्न जो है रेट ऑफ रिटर्न 25% से ज्यादा आता है तो। प्लांट की लाइफ 10 इयर्स है। अब आपको नेसेसरी कैलकुलेशन करनी है, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, और फिर सेकंड पार्ट है कि अगर वो ऊपर 25% नहीं आता है तो आप प्राइस बताइए कि प्लांट का कितना दिया जाए जिससे कि रिटर्न 25% हो जाए। अगर 25% से कम आ रहा है तो हमारा रिटर्न 25% से कम आ रहा है, तो फिर अगर 25% करना हो तो फिर इसके हिसाब से वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्लांट की, यानी कि अगर रिटर्न कम है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फिर हमें कम करना पड़ेगा अगर 25% रिटर्न चाहिए। तो क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। तो हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अपने रजिस्टर में ये कॉपी रहना चाहिए क्योंकि अब स्लाइड बदल जाएगी। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे।
देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें दी गई हैं। हमें दे रखी है, देखिए कॉस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो कितना है, कॉस्ट ऑफ द प्लांट है आपका 21,000 रुपये, प्लस रिनोवेशन का खर्चा है, रिनोवेशन आपका होगा 4,158 रुपये का, तो टोटल खर्चा आपका 25,158 रुपये की कॉस्ट आ गई आपकी। दिस इज द टोटल कॉस्ट। फिर हम, आपको पता ही है एनुअल कैश फ्लो आपको दे रखी है 6,000 रुपीज। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम निकालते हैं। सबसे पहले आप जानते ही हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, तो ये आपका आ जाएगा 25,158 डिवाइडेड बाय 6,000, तो आ गया 4.193। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। अब क्योंकि 10 वर्ष का क्वेश्चन है तो हमें अब ये 4.193 हमें अपनी टेबल वैल्यू में देखना पड़ेगा कि वो कहां पर आएगा। तो टेबल देख लेते हैं पहले। टेबल आपके पास देखिए वो होनी चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 10 वर्ष में हमें चाहिए 4.193, तो 10 वर्ष पे ही चलेंगे हम। 4.193 के आसपास देखना है। देखिए यहां पर दिख रहा है ये 4.192 या 193 एक ही बात है। तो 4.192 या 193 है, तो इसकी ऊपर वैल्यू कितनी है, देखिए 20%। 20% दे रखा है, तो यानी कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया है लगभग। तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4.193 जो है आपका, तो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 20%। लेकिन दिस रिटर्न जो हमारा निकल कर आया है, दिस रिटर्न इज लेस देन द मिनिमम फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने कितना सोचा था, 25% सोचा था। सो द प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिटर्न कम है। 25% रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट हमें कम करना पड़ेगा। वो हमारा सेकंड पॉइंट है। चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन का बी पॉइंट दे रखा है हमें। तो हमसे पूछा है द प्राइस that could be paid for the plant to obtain 25%। कैसे निकालेंगे, देखिए एनुअल कैश फ्लो हमारा है 6,000। अब प्रेजेंट वैल्यू आप देखें ऑफ ₹1 रिसीव्ड एनुअली फॉर 10 years एट 25%। 25% पर देखें, अगर आप 10 वर्ष की वैल्यू देखिए, टेबल पर वापस जाते हैं हम। 10 वर्ष में 25% पर आप वैल्यू देखेंगे तो 3.571 दे रखी है। देखिए 25% ये लिख रहा है। इसकी वैल्यू देखें तो 10 वर्ष पर 3.571 वैल्यू है, 3.571। फिर वापस आते हैं क्वेश्चन पे।
तो वैल्यू हमें दे रखी है 3.571। तो अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं ऑफ दैट टोटल कैश फ्लो। तो 6,000 रुपए हमें प्रतिवर्ष मिलेंगे, 3.571 से गुणा कर लीजिए तो वैल्यू आएगी 21,426 रुपए। यानी कि तो कितना प्राइस होना चाहिए? द प्राइस दैट कुड बी पेड फॉर द प्लान टू ऑब्टेन 25% इज रुपीज 21,426। ये हमारा आंसर माना जाएगा। अगर 25% रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट आपको कम करना पड़ेगा। 25,158 रुपए जो पहले इन्वेस्टमेंट के आ रहे थे उसकी जगह आपको केवल 21,426 रुपए अगर आप खर्च करेंगे तो 6,000 के हिसाब से जो रिटर्न मिलेगा वो 25% मिलेगा। अगर 21,426 से ज्यादा आप खर्च करते हैं तो रिटर्न आपका 25% से कम हो जाएगा। तो यह आंसर हो गया हमारा 21,426। तो अब हमने कई क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।